अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुदस्सिर नज़र, फाउंडर एंड सीईओ स्टडी शेड ग्लोबल कंसल्टेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फरवरी 2026 या ऑनवर्ड इनटेक्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैप किया था 2,70,000 के ऊपर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर में 2,70,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं लेंगे मीन 2025 में। तो 2026 में उसका नंबर क्या होगा और कितना इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया है, और अगर आप फरवरी 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन यूनिवर्सिटीज़ और किन एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए, जिसमें हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे सिटीज़ जो रीजनल एरियाज़ में कंसीडर होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। फरवरी 2026 इनटेक जो है उसमें या ऑनवर्ड 2026 का जो ईयर है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है उसको 2,70,000 से बढ़ाकर 2,95,000 जो है वो कर दी है। तो 25,000 का इंक्रीज़ है। अगर 2025 में 2,70,000 स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरी दुनिया से रिक्रूट किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, तो जो 2026 का ईयर है उसमें ये नंबर 2,95,000 पे चला जाएगा। तो ये खुशाइन बात है कि एक 25,000 का इंक्रीज़ है। जैसा कि 2022 और 23 के अंदर जो है वो पाकिस्तान और बाकी दुनिया से भी एक अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्रूट किया था। पाकिस्तान से अगर 2023 के नंबर की मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 23 साढ़े 23,000 स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूट हुआ था। ये कैप्स भी क्यों अनाउंस हुए 2025 में भी, 24 में इन्होंने अनाउंस किया और 25 पे इम्प्लीमेंट हुए 2,70,000। उसमें मेजर फैक्टर्स हैं कुछ, जो अकोमोडेशन क्राइसिस था ऑस्ट्रेलिया में, हाउसिंग क्राइसिस। ऑल्दो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से नहीं है, जो कि बाद में उनकी प्रॉपर्टी काउंसिल ने भी इस चीज़ के साथ एग्री किया। तो गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है, इसने पहले भी जब वो गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया, और क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का एक बहुत बड़ा बैकलॉग था प्रोसेसिंग को टाइम को लेके, उस टाइम 6 से 7 महीने में स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस हो रहा था। जबकि करंट गवर्नमेंट जब 2022 में इन्होंने और 23 में जो है वो उस प्रोसेसिंग टाइम को 10 से 15 दिन पे ले आए। तो अभी भी करंटली जो हम लास्ट 2 इंटेक्स की बात करें, फरवरी 25 और जुलाई 2025 के जो इंटेक्स हैं, उसमें भी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जो है कुछ महीनों की बजाय कुछ दिनों में वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो प्रोसेस हुई हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान से ज़्यादा रिक्रूटमेंट थी वो जिन यूनिवर्सिटीज़ की थी उसमें मॉर्डोक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया है, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, कापलान बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का एक बहुत बड़ा नंबर जो है एप्लीकेंट हमने देखा मार्केट में, और इसी तरह डीकन यूनिवर्सिटी, एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटी, कर्टिन यूनिवर्सिटी। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि फरवरी 2026 का इंटेक जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। और एक तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 2,70,000 से जो कैप है बढ़ा के 2,95,000 कर दी है। तो ऑब्वियसली पिछले 2025 की निस्बत 26 का जो नंबर होगा वो कंपैरेटिवली इससे बेहतर होगा। 2026 का जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो कंपैरेटिवली मिक्स काइंड ऑफ, अगर हम फरवरी की बात करें फरवरी 2025 में, तो स्टडी शेड ग्लोबल कंसल्टेंट ने जो मेंटेन किया वीज़ा सक्सेस रेट जो हमने देखा अपना, इट वाज मोर देन 85%। अगर हम उसमें बात करें उसके बाद मार्च अप्रैल मई, तो उसमें खासा जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो तकरीबन मोर और लेस 50% के आसपास था। लेकिन अगर हम इसमें जून जुलाई के नंबर्स की बात करें तो वीज़ा सक्सेस रेट कंपैरेटिवली फिर बेहतर हुआ है। तो फरवरी वाला जो इनटेक है, क्योंकि कैप्स जब अनाउंस होते हैं तो वो पूरे साल के लिए अनाउंस होते हैं। अगर 2,70,000 का नंबर था तो उसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो फरवरी इनटेक में जिनके कैप्स का कोटा फुल हो गया था या नंबर ऑफ ज़्यादातर कोटा जब एग्जॉस्ट हो गया था, तो उनकी वीज़ा रिजेक्शन रेट भी हमने देखा कि वो कंपैरेटिवली जो अगर उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा थी तो उसमें से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रिफ्यूज़ हुई हैं। तो इसी तरह तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कोशिश करती हैं कि हम जो पहला इनटेक है साल का उसमें एक एग्रेसिव रिक्रूटमेंट की तरफ जो है वो जाएँ। तो फरवरी 26 का जो इनटेक है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको 2025 की मिसाल दी कि उसमें फेब इनटेक में वीज़ा सक्सेस रेट क्या था और फिर जुलाई में जो है वो किस तरह से रहा, और फेब और जुलाई के दरमियान वाले जो छोटे इनटेक्स होते हैं जैसे मई वाला है, उसमें वीज़ा सक्सेस रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। वो ऑब्वियसली एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कैप था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो इशू हमें देखने को मिला। वीज़ा सक्सेस रेट उससे काफ़ी इफेक्ट किया है उस चीज़ को। तो फेब का इनटेक जो है 2,95,000 का कोटा है अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट का, तो ऑब्वियसली जो कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी 2026 में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम वीज़ा सक्सेस रेट को एक बेहतर तरीके से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें एक अच्छी खासी बेहतरी जो है वो नज़र आएगी, जैसे फरवरी 2025 का इनटेक जो है वो गुजरा है। फरवरी 2026 के इनटेक के लिए आपने उसको प्रोसीड कैसे करना है,
आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। रिसेंटली हमने ये देखा है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान से खास तौर पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके जो है वो बहुत हद तक कंसर्न है। पहले होता था कि आप जो फ़र्दें होती थी एग्रीकल्चर लैंड की, उसके ऊपर जो मैनुअल फ़र्द होती थी वो चल जाती थी ट्रांसलेशन के साथ। लेकिन रिसेंटली क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपना रिस्क लेवल जो है वो उसको कम से कम रखना है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जीएस क्राइटेरिया को बहुत हद तक जो है वो चेंज किया है एज़ कम्पेयर टू 22, 23 एंड 24। तो उसमें जो मेजर चीज़ें हैं, उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है। पाकिस्तानी एप्लीकेशन को जब इमिग्रेशन असेस करता है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनके लिए एक प्रायोरिटी है कि उन्होंने इसको एक अच्छे तरीके से इसको असेस करना है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मली जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि हम जीएस को जो है वो हमने बनवाना है। जीएस बनवाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जेन्युइन स्टूडेंट की जो एवेल्युएशन है, उसमें सर्टेन फैक्टर्स हैं। आपने डिग्री कंप्लीट की है, उसके पास गैप कितना है, तो उस गैप को अगर कंसीडर किया जाए तो उस गैप में आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिग्री के बाद 6 महीने का गैप है, तो 6 महीने इज जस्टिफाइड। तो 6 मंथ्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। उसमें आपने आइल्स किया, पीटी किया, अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की। अगर 6 महीने से ज्यादा गैप है आपका, तो उस केस के अंदर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका देना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की सूरत में, तो वर्क एक्सपीरियंस शुड बी बैक्ड बाय सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। नॉर्मली कुछ कंपनीज होती हैं पाकिस्तान में जो कैश इन हैंड पे करती हैं। अब ये कैश इन हैंड वाला जो है वो पहले ये चलता था। अब उसमें कौन से लोग जो हैं वो जो जेन्युइनली काम नहीं भी कर रहे होते थे, इस चीज़ को उन्होंने डिसकंटिन्यू क्यों किया है, या यूनिवर्सिटीज़ ने ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर फोकस क्यों हो गए हैं कि सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। क्यों एक बच्चा था, वो उसने डिग्री कंप्लीट की, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो कहता है जी मैंने फलां जगह पे काम किया, मेरे पास सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो सैलरी कैश में पे कर रही थी। दैट इज जस्टिफाइड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कैश में सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को पे करती हैं। लेकिन उसमें ऐसा भी हुआ कि वो वाले स्टूडेंट्स भी शामिल थे जो डिग्री बनने के बाद 2-2 3-3 साल से फारिग थे। किसी ने सीएसएस की अटेम्प्ट दी, किसी ने वैसे फ्री रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी वजह से वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सका, तो वो लोग भी कैश इन हैंड वाला वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बनवा के तो अप्लाई कर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो इस चीज़ को जो है वो उन्होंने, अब इसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे जो कैश इन हैंड पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं, वो भी इफेक्ट होंगे। तो कोशिश करें कि आप भी अगर कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं, तो उसको अभी से उस चीज़ को स्टार्ट कर लें कि आप जेन्युइनली अगर काम कर रहे हैं, तो अपनी जो सैलरी है वो अपनी कंपनी से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं हर महीने। एक फैक्टर ये है जीएस का। फिर दूसरे जीएस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ज्यादातर जो पहले होता था, कभी एक फ्रेश बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन नॉर्मली जो है वो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट जो है उसको भी डिस्करेज कर रही हैं अब यूनिवर्सिटीज, कि जिस अकाउंट में आपने पैसे रखे हैं वो एटलीस्ट आपका जो है वो 6 महीने से 1 साल पुराना होना चाहिए। उसमें फिर आप जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए बैंक स्टेटमेंट आप रखते हैं, वो आप उस अकाउंट में जो है वो पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। अकाउंट किसके नाम पे होना चाहिए? फादर, मदर, बहन, भाई या बच्चे के अपने नाम पे। इसमें भी पहले हम इसको बड़ा थॉरोली जो है वो इमिग्रेशन की पॉलिसी भी यही कहती है कि जो मैंने नाम गिनवाए हैं पेरेंट्स और बहन भाई या बच्चे के अपने नाम पे। लेकिन अब पिछले कुछ एक दो इंटेक्स के अंदर हमने देखा है कि इमिग्रेशन ज़्यादा फोकस्ड है कि बच्चे के अपने नाम पे फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। उसमें हमने देखा कि अगर फादर के नाम पे बैंक अकाउंट था, उसमें पैसे पड़े हुए थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिसी वाइज भी अगर हम देखें तो इमिग्रेशन की पॉलिसी भी ये कहती है। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर के डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके ऊपर जो है वो वीज़ा के अपील करने का कोई राइट आपके पास नहीं है। तो ज़ाहिर बात है वो जैसे अगर गलत भी रिफ्यूज़ हो गया तो उसको हमें एक्सेप्ट जो है वो करना पड़ेगा। उस केस में जो अगर हम बात करें कि इमिग्रेशन को जब हम चैलेंज नहीं कर सकते तो वो कुछ भी लिख के भेज देगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूजल्स हमने देखे हैं जिसमें इमिग्रेशन ने मिस कैलकुलेट किया है फंड्स को, या ये कहा है कि फादर के अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट है तो वो अकाउंट आपके लिए असेसिबल नहीं है या असेसिबल सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारी रिकमेंडेशन बीइंग अ काउंसलर मेरी ये है कि आप उसमें जो फंड्स फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए बैंक स्टेटमेंट में रखें वो अपने नाम पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो पेरेंट्स के नाम पे भी रख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नाम पे अकाउंट में पैसे रख सकते हैं तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। इस बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो मेजर आजकल जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट का एकेडमिक प्रोफाइल देखें बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें उसका स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, गैप भी कोई नहीं है, बैंक स्टेटमेंट के पैसे भी जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है, अब सोर्स ऑफ इनकम आपने प्रोवाइड क्यों करना होता है?
सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट में आप अमाउंट शो कर रहे हैं, जो कि रफली आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो है नॉर्मली अगर फिगर बनता है तो वो 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है। दैट इज द फंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर। यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसका फॉर्मूला ये है, या जिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट प्रोवाइड करनी है, उसमें यह है कि 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट, 1 साल का जो है वो आपका ट्रेवल और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जो उसकी हम जब यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी को फीस नहीं पे की होती, यूनिवर्सिटी ने पहले पूरे प्रोफाइल को खुद असेस करना होता है। तो उस टाइम हमारे पास 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, ट्रेवल कॉस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि 13 से 15 मिलियन के दरमियान एक फिगर जो है वो नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटीज का ऑस्ट्रेलिया में बनता है। अब सोर्स ऑफ इनकम क्यों प्रोवाइड करना है? सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड आपने इसलिए करना है कि पहले साल के फंड्स तो आपने अपने अकाउंट बैंक स्टेटमेंट में दिखा दिए, तो अगले साल के फंड्स कहां से आएंगे? तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके लिए हम बताते हैं कि मेरी फैमिली, फादर, मदर, बहन, भाई, जो हमारी फैमिली है, जो फैमिली ट्री है आपका एफआरसी में जो लोग हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम ये है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम इतना है, इतनी एनुअल इनकम है कि हम अगले साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो यहां से बेयर कर सकते हैं। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम भी मैंडेटरी है। अब पहले सोर्स ऑफ इनकम में अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, जिस तरह मैंने पहले बात की कि मैनुअल फर्दें जो हैं वो चल जाती थी, अब कंप्यूटराइज्ड फर्दें, जो अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कंप्यूटराइज्ड फर्दें, अगर आपके पास मैनुअल फर्द है तो उसके अगेंस्ट आपको जो है वो उसका टैक्स डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर टैक्स पे कर रहे हैं। इट शोज कि आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ऑनरशिप वो जेन्युइन है आपके पास। तो नॉर्मली ज्यादातर पंजाब में अगर हम बात करें तो ज्यादातर एरियाज जो हैं वो अब कंप्यूटराइज्ड हैं और आपको कंप्यूटराइज्ड फर्ज जो है वो आसानी से मिल जाती है। एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तान में जो आड़ती का निज़ाम है या कमीशन का, उसमें ये होता है कि आप एक बंदे को जो है वो चीज़ें बेचते हैं, वो आपको कैश में पे कर देता है। तो कोशिश करें आप उसको भी उस सोर्स ऑफ इनकम को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जो है वो अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करवाएं। अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो रेंट में भी नॉर्मली ये होता है कि हम पाकिस्तान में रेंट बहुत ज़्यादा कैश में रिसीव कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि वो भी उसको, अगर आप पहले पहले से कैश में रिसीव कर रहे हैं, जेन्युइनली आपने एक प्रॉपर्टी जो है एक उसको रेंट आउट किया हुआ है, तो उसको भी आप अपने अकाउंट में जो है वो रिसीव करना शुरू कर दें। क्योंकि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और वो इसी तरह से डॉक्यूमेंटेड होगा कि उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी इनकम इस सोर्स से इतनी, एग्रीकल्चर है, रेंटल है, बिजनेस है, सैलरीड है, तो आपके अकाउंट में भी शो होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका आपके जो भी स्पॉन्सर है उसके एनटीएन के ऊपर, ठीक है, उसमें आपके भाई का बिजनेस है, फादर का बिजनेस है, मदर का बिजनेस है, तो जो भी बिजनेस है वो आपके एनटीएन के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे एक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि ये बिजनेस जो है वो एनटीएन के ऊपर रजिस्टर्ड है, इट मींस इट इज अ जेन्युइन बिजनेस। तो उसकी जो भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ज्यादातर जो है वो ट्रेल वो आपको अकाउंट में शो होनी चाहिए। नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से जो है वो खास तौर पे वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की, वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने के कुछ अरसे के बाद जो है वो इमिग्रेशन ने S56 फर्दर इन्फॉर्मेशन जब रिक्वेस्ट कर ली, उसमें उन्होंने कहा जी हमें लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दे दें या लास्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट दे दें जिसमें ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हों कि ये फंड्स किस तरह से एक्यूमुलेट हुए आपके अकाउंट में, या जो इनकम है आपकी क्या वो वाकई जो है वो थॉरोली इसी तरह से चली आ रही है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड होगा उतना ज़्यादा जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो आपके बेहतर होंगे। बैंक स्टेटमेंट की मैच्योरिटी जो है वो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 वीक्स की रिक्वायरमेंट के 4 वीक्स से फंड्स आपके अकाउंट में मैच्योर होने चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 8 वीक्स का और कुछ का 12 वीक्स का भी है। तो कोशिश करें कि अगर आपने फरवरी के लिए अप्लाई करना है तो आप एटलीस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो एटलीस्ट ये 3 महीने जो है वो आप अपने फंड्स रख के उनको मैच्योर कर लें, ठीक है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में 1 महीने की रिक्वायरमेंट है, 2 की है, 3 की है, तो वो आपकी कवर हो जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो करंट इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ज़्यादा इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट को, नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी जो अपनी पॉलिसी बना रही होती है वो अपने प्रीवियस डाटा को या उनकी जो डिस्कशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बना रही होती है अपनी, कि अपने रिस्क लेवल को भी उन्होंने मेंटेन करना है, उसको जो है वो कम से कम रखना है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पॉलिसीज़ ज़्यादातर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिज़ाइन कर रही होती हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपकी 2 से 3 महीने की मैच्योरिटी है तो वो एक अच्छा जेस्चर है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जाएगी तो वो एक उसके अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर पे पाकिस्तान से। अब ये मसला पेश क्यों आया है? इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 2-3 साल में, 4 साल में ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने के लिए गए।
उसमें हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो रिलीज पुट की कि हमने इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, हमने फलां कॉलेज में पढ़ना है। तो ऑब्वियसली एक नज़र आ रहा होता है कि आपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज में स्विच इसलिए करना है कि उसमें फीस कम है या इस चीज़ को देखते हुए। तो जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने रिलीज क्यों पुट किया, आप क्यों उस यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हैं, जबकि आप तो हमें दिखा के आए थे कि मैंने एक अच्छी लंबी चौड़ी आपने पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी थी कि मैं इस यूनिवर्सिटी से ये पढ़ूंगा, ये उसके मुझे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वापस जाके मैं ये करूंगा। तो अब आप क्यों इस चीज़ को जो है कुछ बच्चों ने रीज़न दी कि हम हमारे पास इतनी फीस नहीं है, ये महंगी यूनिवर्सिटी है, तो हम इसलिए कॉलेज में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उस पे यूनिवर्सिटी ने कहा जी आपने हमें जो है वो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी कि मेरे पास 1 साल के फंड्स हैं, तो अब आप कह रहे हैं हमारे पास जो है वो फीस नहीं है या उसके फीस महंगी यूनिवर्सिटी महंगी है तो फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम कम फीस वाले इंस्टीट्यूशन में जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो जब ये रिपीटेडली ऐसे केसेस हुए तो उन्होंने फिर बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर एक चेक जो है वो खासतौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उसको बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि जो है वो जो भी बच्चा हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहा है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में, उसके पास एटलीस्ट फंड्स होने चाहिए। वो कल को वो ये ना जाके कहे जी मैं इसलिए रिलीज पुट कर रहा हूँ कि मेरे पास फंड्स नहीं है, जबकि आप ऑलरेडी दिखा के जा रहे हैं कि मेरे पास फंड्स एक्यूमुलेटेड हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर और सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा इतना अच्छा है कि मैं अपने अगले साल जो अपकमिंग ईयर्स हैं उसकी कॉस्ट को जो है वो बेयर कर सकता हूँ, बोथ ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हमने किन एरियाज को फोकस करना है। उसमें हमने ये देखा है कि रीजनल एरियाज की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब रीजनल एरियाज में बहुत सारे मैं चंद के नाम आपको बता देता हूँ। पर्थ है, एडिलेड है, वोllongong है, इस तरह के जो एरियाज हैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हैं, एक तो उसका बेनिफिट आपको ये है कि जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो टुवर्ड्स योर पीआर आपको ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने इन एरियाज यानी कि रीजनल एरिया से अगर डिग्री कंप्लीट की है किसी यूनिवर्सिटी से तो उसके भी 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इन एरियाज की यूनिवर्सिटीज को आपको फोकस करें, इनका वीजा सक्सेस रेट भी कंपैरेटिवली जो है वो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से बेहतर जो है वो हमने पिछले कुछ अरसे में जो है वो देखा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान से कि बहुत सारी क्यूरीज हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी हमने असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जो है वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट और विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो जाना है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यस पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग रिस्क लेवल 3 के अंडर कंसीडर होता है। तो असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में किसी में आप अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपको एग्जेम्प्ट करता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम या इंग्लिश लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करें। लेकिन वो इमिग्रेशन की सवाबदीद है कि वो आपसे किसी टाइम भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अब इस केस में होता क्या है कि नॉर्मली अगर मैं यूएनएसडब्ल्यू की बात करूं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्यूरी है, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 29-30 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसकी सेमेस्टर की फीस है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यूनिवर्सिटी चूज करते हुए कि आप वो यूनिवर्सिटी चूज करें कि जिसमें आप जिसको आप अफोर्ड करते हैं, जहां पे आपका रेलिवेंट कोर्स अवेलेबल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स यानी कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट को जो है वो एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सके, उस कोर्स और यूनिवर्सिटी को आप चूज करें। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज कर रहे हैं कि जी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की एग्जाम्पशन है और उसके साथ जो है वो जीटी की एग्जाम्पशन है या जीएस की और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, तो उसमें एक चीज अप्लाई करते हुए ज़हन में रखें कि एग्जाम्पशन है कि आप उसमें अटैच ना करें, लेकिन इमिग्रेशन जो है वो किसी टाइम भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है। अब इसमें रीसेंट केस के अंदर जो है वो एक यूएनएसडब्ल्यू के बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो मार्केट से हमें स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, तो उस केस में हमें पता चला कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने जो है वो अपने अकाउंट में आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो है वो शो किया था कि मेरे पास इतने फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक फाइनेंशियल कैपेसिटी का एक कॉलम होता है जिसमें वो पूछते हैं कि जी आपका बैंक अकाउंट जो है वो किसके नाम पे, आप उसका लिखते हैं, बैंक का नाम लिखते हैं, उसमें कितने पैसे अवेलेबल हैं वो भी लिखते हैं। ऑल्दो जब आप फाइनल अटैचमेंट्स के ऊपर जाते हैं तो उसमें बैंक स्टेटमेंट की अटैचमेंट का डॉक्यूमेंट आपसे कोई भी नहीं मांग रहा होता। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपने लिखा है जब फॉर्म फिल करते हुए कि मेरे पास या मेरे स्पॉन्सर के पास इस बैंक अकाउंट के अंदर इतने फंड्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो जब आपने वो अवेलेबल कहा है तो इट मीन्स कि आप ऑन डिमांड किसी भी टाइम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको रिक्वेस्ट करता है तो यू विल हैव टू प्रोवाइड दैट। तो लिहाजा ये चीज़ इस चीज़ को देखते हुए चूज ना करें कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेशन रेट है, रिटेंशन रेट है, उसको देखते हुए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान बीइंग अ रिस्क लेवल 3 कंट्री तो वो किसी टाइम भी हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्होंने किए भी हैं। एक एग्जांपल मैं आपसे कोट करता हूँ, एक स्टूडेंट को जो रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है। एक तो उन्होंने मांगा है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा फाइनेंशियल कैपेसिटी। अब इस फाइनेंशियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने लिखा है इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेंसेस फॉर कोर्स फीस, living costs, school costs, and travel costs, you need to demonstrate that you have access to 70,210 Australian dollars.
इतने फंड्स आपको रिक्वायर्ड हैं, लेकिन उससे नीचे वाले जो मैं अभी पहले बात कर रहा था उसको भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसी तरह से रिक्वेस्ट किया है। इन योर एप्लीकेशन यू हैव क्लेम्ड योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली, प्लीज प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट विद अ मिनिमम 6 months ट्रांजेक्शन हिस्ट्री that also reflects their income from employment and is translated into English with copies of both translated document and the document in the original language। अब अगर ये वही चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप फॉर्म में लिखते हैं कि मेरे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं, अगर 10 बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें से 5 या 7 से अगर रिक्वेस्ट कर लिया है, अब पहले जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो हो सकता है कि उसमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की होती, तो उसमें वो आपसे जो आपने प्रोवाइड की थी 3-4 महीने की, उसी को देख के उसके ऊपर आपको डिसीजन दे देता। लेकिन जब उसने दोबारा रिक्वेस्ट की है तो उसमें ये एक एग्जांपल मैंने आपसे कोट की है जिसमें उसने कह दिया कि मुझे 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट की प्रोवाइड कर दें। एक ये केस है, एक केस कुछ दिन पहले भी मेरे सामने नज़र से गुजरा, उसमें ये था कि जिस दिन आपको ये रिक्वेस्ट भेजी गई है उस दिन से पीछे आप 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करें। अब उन्होंने उस डेट से पीछे क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें आपने लिखा कि मेरे पास इतने इक्विवेलेंट डॉलर्स जो है वो पीकेआर अवेलेबल है बैंक अकाउंट में, और अटैचमेंट आपने इस वजह से नहीं, क्योंकि एंड पे जब अटैचमेंट्स पे आप जाते हैं तो उसमें बैंक स्टेटमेंट की टैब नहीं होती, आप नहीं भी अटैच करते तो उसमें कंपल्शन नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन ने मांग लिया ये चेक करने के लिए कि क्या जब इसने फॉर्म फिल किया था उस टाइम इसने ये लिखा था कि मेरे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो इसने अटैच तो नहीं की बैंक स्टेटमेंट, तो क्या इसके पास उस टाइम वाकई ही बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इतने फंड्स अवेलेबल थे? इस वजह से उन्होंने फिर 1 साल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बिफोर द डेट ऑफ दैट रिक्वेस्ट जब उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसको भेजी। तो ये जो चीज़ है असेसमेंट लेवल 1 को लेके, तो इस चीज़ के ऊपर आपको देखना चाहिए कि पहले आप यूनिवर्सिटी वो चूज़ करें जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका कोर्स रेलिवेंसी जो है वो आपकी अवेलेबल हो, आप जेन्युइनली उस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, ना कि इस वजह से कि आप बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जीएस आपको वेव हो जाएगा या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो वेव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन पॉलिसी जो है वो आपको एग्जेम्प्ट हो सकती हैं, लेकिन आप इमिग्रेशन ऑफिसर को जो है वो इस बात के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। वो आपने जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अगर कोई रिक्वेस्ट कर दिया, यू विल हैव टू प्रोवाइड दैट। अब अगर आपने जिस बच्चे से उन्होंने 1 साल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगी उस डेट से पहले जिस दिन रिक्वेस्ट आई थी, उससे पहले अगर वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता तो उसके पास फंड्स अगर अवेलेबल नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एक वीज़ा रिजेक्शन है। ठीक है? तो इन चीज़ों को देखते हुए यूएनएसडब्ल्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, GO8 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसको हरगिज़ भी जो है वो आप मिस्टेकनली ना लें कि उसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है या लैंग्वेज की या कोई फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपने अटैच नहीं करना। तो बेहतर तो यही है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें आप जब वीज़ा फाइल करें तो एक ही दफ़ा आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को, अपने प्रोफाइल को जितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उतने बेहतरीन तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें। उसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपकी लैंग्वेज कैपेसिटी, आपके प्रूफ ऑफ एनी गैप्स, आपने जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं दैट शुड बी मेंटेन्ड, और उसके प्रूफ ऑफ फंड्स भी इवन आप साथ लगाएं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डॉक्यूमेंटेड, उसको मेंटेन करके जो है वो आप उसके साथ अप्लाई करें, तो कंपैरेटिवली जो है वो वीज़ा के एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बेहतर होंगे। और स्पेसिफिकली फेब्रुअरी इनटेक की बात करें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले साल को लेके या उससे पिछले इनटेक्स या जब से कैप्स अनाउंस हुए तो उसमें भी फेब इनटेक का कंपैरेटिवली जो है वो वीज़ा सक्सेस से बेहतर रहा है, क्योंकि कैप्स अभी जस्ट स्टार्ट हो रहे होते हैं जनवरी इनटेक में। जनवरी से जब जनवरी से स्टार्ट हो रहे थे तो पहला इनटेक फरवरी इनटेक होता है, तो उसमें कंपैरेटिवली जो है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी वीज़ा ग्रांट करने का। तो ये वाला इनटेक है, इसके ऊपर जो है वो अगर आपने अभी डिग्री कंप्लीट की है या पहले की है और अभी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आपने फ्रेश इंटरमीडिएट अभी सितंबर में कंप्लीट रिजल्ट आने वाला है उसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी इनटेक इज़ द बेस्ट पॉसिबल इनटेक यू कैन अप्लाई। सो जब भी आप कोई ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें और उसमें आप यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं, आप कोई एरिया सिलेक्शन, तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि अपने जो काउंसलर है उसका इंतखाब जो है वो बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ है कि आपका काउंसलर क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी रेपुटेशन ओवरऑल कैसी है, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की भी रेपुटेशन को देखें, और जो रियलिस्टिकली हो के जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी और कंट्री को जो है वो चूज़ करें। बीइंग एट StudyShed, वी आर QAC सर्टिफाइड काउंसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव ऑफिसेज इन लाहौर एंड बोरेवाला। यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू अप्लाई फॉर February 2026 इनटेक इन